साथियों नमस्कार। आज हम आप लोगों को G20 शिखर सम्मेलन की उपलब्धियां और उनके दूरगामी परिणामों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम ये सम्मेलन शुरू करें, इस सम्मेलन पर चर्चा शुरू करें, इसके पहले भारत की प्रसिद्ध ब्लॉगर और लेखिका मधु भूतड़ा की चंद पंक्तियों को कहना चाहता हूँ कि आसमां के बादलों पर जल की बूंदों पर नज़र गड़ाए उस चातक का रुख अब बदल गया है। आसमां के बादलों पर जल की बूंदों पर नज़र गड़ाए उस चातक का रुख अब बदल गया है। ढूंढ रहा है मेघ उसकी उत्कंठा देख, पाया उसे तो आज थल पर बिन मौसम ही बिखर रहा है। भारत भी वो चातक है जिसने बादलों के संग विश्व समान नभ को अपना बना लिया है। युग के विश्व मित्र ने नूतन सृष्टि की अकल्पनीय झलक ग्रुप 20 को दिखा दिया है। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखी गई थी और इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के पहले हम जरा से इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं और किसकी कार्यप्रणाली क्या है। G20 शिखर सम्मेलन में एकमात्र यूरोपियन यूनियन एक संगठन के रूप में शामिल होता है। इसके अलावा 5 यूरोपीय देश इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और रूस शामिल होते हैं। एशिया से 7 देश शामिल होते हैं जिसमें दक्षिणी कोरिया, चीन और जापान, इंडोनेशिया, भारत, सऊदी अरब और तुर्की शामिल हैं। और इसमें उत्तरी अमेरिका के 3 महत्वपूर्ण देश कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिणी अमेरिका से अर्जेंटीना और ब्राज़ील और अफ्रीका महाद्वीप से केवल दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया शामिल होते हैं। इसकी कार्यप्रणाली इस प्रकार है और इसमें मुख्य रूप से इसका गठन 1999 में तब हुआ था जब एशिया में महामंदी आई थी और उसी समय इसको वित्तीय समाधानों के लिए बनाया गया था और इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स और प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स आपस में आर्थिक समस्या का हल निकालने के लिए इकट्ठा होते थे। 2001 में अफ्रीकन यूनियन का भी गठन हुआ था और इसी के साथ ही ब्रिक्स का भी सम्मेलन, ब्रिक्स की भी बैठकें होती रही हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें अभी कुछ नए देश भी जोड़े जा रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से इस संगठन में जो भूमिका है, जो काम किया जाता है, ये कुछ प्रकार के कार्य समूह होते हैं। वो अलग अलग देश के शहरों में बैठक करते हैं और उनका जो भी बातचीत होती है, जिस विषय पर भी बातचीत होती है, उस पर प्रत्येक देश के एक प्रतिनिधि, जिसको शेरपा कहा जाता है, और भारत के शेरपा इसमें अमिताभ कांत जी थे। उन्होंने जितनी भी बैठकें हुई, लगभग 200 बैठकें, उन बैठकों में जो भी निर्णय लिए गए उनका उन्होंने बारीकी से उसको देखा और उसके आधार पर उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में और उसके डिक्लेरेशन में, घोषणा पत्र में और उसके एजेंडा में रखी जाने वाली वस्तुओं को आगे बढ़ाया। तो शेरपा अमिताभ कांत जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से देखा। इसी तरह से अन्य देशों के भी शेरपा जो है इसमें सम्मिलित हुए। तो मुख्य रूप से इसमें इसके अलावा विदेशी तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए इस बार अफ्रीकन यूनियन को भी बुलाया गया था, लेकिन इसके पहले इसमें चूंकि ये वित्तीय संस्थान है इसलिए IMF और विश्व बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO और अन्य आर्थिक संगठन ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक इत्यादि शामिल होते हैं। इसके अलावा FSB जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखता है। इसके साथ ही भारत ने CDRI को भी बुलाया था। CDRI जिसका मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बुलाया गया था।
तो इन सभी संस्थानों को रखा गया था। इसके अलावा भारत ने 9 विशेष आमंत्रित देशों को भी इसमें बुलाया था, जिसमें अफ्रीका के 3 महत्वपूर्ण देश, जिसमें मॉरिशस और इजिप्ट और नाइजीरिया शामिल थे। नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इजिप्ट सदियों से बहुत ही महत्वपूर्ण देश रहा है और मॉरिशस को लघु भारत कहा जाता है। इसके अलावा यूरोप के स्पेन और नीदरलैंड को भी इसमें बुलाया गया था विशेष आमंत्री के रूप में, और इसके अलावा सिंगापुर और बांग्लादेश, ओमान और यूएई को भी इसमें विशेष आमंत्रित देश के रूप में बुलाया गया था। तो साल भर की जो बैठकें चलती रहीं, उसका अंतिम परिणाम जब 9 तारीख को यहाँ पर 9 सितंबर को सम्मेलन शुरू हुआ भारत के मंडपम में, तो मोदी जी ने महान कूटनीति का परिचय देते हुए सबसे पहले मोरक्को में आए हुए भूकंप के पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अफ्रीकन यूनियन को ग्रुप 20 का नया सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखते हैं, जिसके बाद ध्वनि मत से सभी देशों ने इसका अनुमोदन कर दिया और इसके बाद इस स्वीकारोक्त के रूप में एक एडमिशन के लिए एक विशेष प्रकार के प्रतीक का उपयोग किया गया है, जिसके जज लोग प्रयोग करते हैं। और इसके बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने उनको ला करके अफ्रीकन यूनियन का वर्तमान चेयरमैन कोमोरो के राष्ट्रपति अजोलो असमानी को बाकायदा उनके स्थान पर बैठाया गया। तो अफ्रीकन यूनियन को भारत ने इसमें दर्जा दिलाते हुए भारत ने पूरी दुनिया के रुख को बोल दिया, पूरी दुनिया के रुख को और ग्रुप 20 के रुख को ही बदल दिया, क्योंकि अभी तक जो भी देश इसमें शामिल थे, इसमें उत्तर के देश ज़्यादा शामिल थे, चाहे वो कनाडा हो, यूएसए हो या और भी यूरोपियन यूनियन हो, इनका दबदबा रहा करता था। लेकिन भारत ने ये कहा कि अगर हम दक्षिण को यानी कि लैटिन अमेरिकी देशों को और अगर अफ्रीका महाद्वीप को जो कि दक्षिण में है, साउथ में है और गरीब है, अगर इसको शामिल नहीं करते तो हमारी बात अधूरी रह जाएगी। और इसमें अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने का जो बड़ा निर्णय हुआ, उसके फलस्वरूप चीन ने बहुत से अफ्रीकी देशों में कई तरह के ऋण दिए हैं और वहाँ पर वो उनको अपनी शर्तों पर ऋण दे करके उनकी अर्थव्यवस्था को बैंकरप्सी की तरफ बढ़ा रहा है। विशेष रूप से नाइजीरिया और घाना, केन्या और श्रीलंका जैसे देश उसके शिकार हुए हैं और बहुत से अफ्रीकी देशों में उसने ऋण दिया है और ऋण से उनकी अर्थव्यवस्थाएं करा रही हैं। ऐसी दशा में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करके एक समावेशी विकास की कल्पना भारत ने की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके शुरू में ही ये कहा गया था कि भारत ने इसका जो थीम दिया था वो भारत के महोपनिषद के अध्याय 6 से ली गई है, जिसमें ये लिखा गया था, अयम निजः परो गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी परिवार ही, पूरी धरती ही हमारा परिवार है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये गणना छोटे लोग करते हैं। लेकिन भारत की जो संस्कृति है उसमें 2500 साल पहले भी प्राकृत में ये लिखा गया था कि भारत दुनिया को शांति और प्रेम के साथ रहना सिखाता है और भारत पूरी दुनिया के उन्नति के लिए विकास का कार्य करना चाहता है। तो इस प्रकार से इस महासम्मेलन में ये जो पहला निर्णय था, साउथ की भी आवाज़ सुनी जाए, गरीब देशों की भी आवाज़ सुनी जाए, इस प्रकार से अब जो यूरोपियन यूनियन के देश थे उसी के साथ एक समकक्ष अफ्रीकन यूनियन को भी खड़ा कर दिया गया, जिसमें 55 देश हैं, जिसमें मोरक्को शामिल नहीं है। और इस प्रकार से इसके शामिल करते ही चीन ने जो वहाँ पर अफ्रीका के गरीब देशों के साथ जो स्थिति अपनाई है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। भारत का अफ्रीका से बहुत बड़ा नाता रहा है। भारत के राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका में गए थे और वहाँ पे उन्होंने आंदोलन की या अश्वेत रंग भेद की नीति को समाप्त करने की पूरी कोशिश की थी। यद्यपि उनको फर्स्ट क्लास का टिकट लेने के बाद भी उनको उस कंपार्टमेंट में यात्रा करने के लिए नहीं दिया गया, लेकिन उस युग पुरुष ने आकर के यहाँ पर उस समय के सबसे बड़े देश, सबसे महान देश ब्रिटेन के लोगों को यह समझाने के लिए मजबूर कर दिया था कि भारत को आपको आज़ादी देनी पड़ेगी। और उसमें उन्होंने जो अस्त्र इस्तेमाल किया था वो था शांति और अहिंसा। और यही कारण है कि अब भारत का जो व्यापार 1896 से 2001 के बीच में वहाँ लगभग 36,000 लोग पंजाबी और बहुत से लोग गए थे, जिन्होंने कीनिया, तंजानिया और युगांडा में तमाम रेल लाइनों का ईस्टर्न अफ्रीका में विस्तार किया और वहाँ पर वो अब इस समय बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। भारत भी समावेशी विकास के लिए वहाँ पर काम करना चाहता है और भारत ने इस इच्छा को अपने दिल्ली डिक्लेरेशन में कहा है कि जो भी उनकी अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कई प्रकार से पीड़ित चल रही हैं और हमें उनके विकास पर जोर देना होगा। और जो भी विश्व बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या अन्य जो इस तरह के संस्थान हैं जहाँ से ऋण मिलता है, उन देशों को अर्थव्यवस्थाओं को सजाने के लिए काम करना पड़ेगा, उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश भारत ने दिया है। और इसी के साथ ही उन्होंने दक्षिण को और जो गरीब देश हैं उनको इसमें शामिल करके इसकी संख्या को बढ़ा दिया है। अब लगभग 97 देश इसके सदस्य हो गए हैं और इसके अलावा पूरी दुनिया की 88% GDP और लगभग 80% व्यापार और 70% लगभग दुनिया की आबादी इसमें शामिल है। और अब ये G7 केवल विकसित देशों का संगठन था, जिससे अविकसित देश और विकासशील देशों का कोई तात्पर्य नहीं था। और ब्रिक्स देशों का सम्मेलन भी जो है बहुत छोटा था और ये भी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, राजनीतिक समस्याओं को लेकर के चल रहा था, लेकिन इस पर भी संख्या कम थी, जिसके कारण अब जो G20 है उसमें 97 देशों के शामिल हो जाने के बाद दुनिया की आर्थिक व्यवस्था और दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा मंच भारत को मिल गया है। और भारत ने इसमें अपनी सांस्कृतिक ताकत भी दिखाई है और बताया है कि भारत किस तरह से पूरी दुनिया को मदद कर सकता है और भारत की संस्कृति किस प्रकार से रही है। दूसरा प्रमुख प्रश्न दिल्ली डिक्लेरेशन में ये था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और इसीलिए रूस और चीन के राष्ट्रपति यहाँ पर नहीं आए। भारत को एक हल निकालना था जिससे भारत रूस का भी मित्र है और अमेरिका का भी मित्र है, और ऐसी दशा में उस युद्ध को अगर हमारे दिल्ली सम्मेलन में सम्मिलित न होता तो ये इसकी असफलता कही जाती। लेकिन भारत ने पहले ही दिन जो दस्तावेज बनाए थे उसमें ऐसे कूटनीतिक तरीके से बनाया था कि उसको पूरे विश्व को मानना पड़ा। इसमें 4 बार यूक्रेन का जिक्र हुआ लेकिन रूस का जिक्र नहीं हुआ। रूस को अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र किया गया। इसमें कहा गया कि सभी देश 193 जो यूनाइटेड नेशन चार्टर को पर हस्ताक्षर कर दिए हैं उनको यूनाइटेड नेशन चार्टर की चीज़ों को मानना चाहिए, यानी किसी देश की संप्रभुता और किसी देश की एकता और अखंडता को हम प्रभावित नहीं करेंगे और सारे जो डिस्प्यूट्स हैं, जो हल हैं, उसको शांतिपूर्वक हल करेंगे। और इसके अलावा इसमें ये भी कह दिया गया कि अगर कोई भी देश इन चीज़ों का उल्लंघन करता है तो वो किसी प्रकार सही नहीं है। भारत ने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है, ये बुद्ध का समय है, ये शांति का समय है और हमें व्यापार करना है। इसी प्रकार भारत ने रूस को नाराज़ किए बिना इस तरह की चीज़ें लिखी। उम्मीद थी कि इसमें कुछ देश अड़ंगा लगाएंगे, लेकिन और इसके साथ भारत ने यह भी कह दिया कि कोई भी दुनिया का देश न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकता है, किसी भी दशा में नहीं कर सकता है। ये भी इस सम्मेलन की खास बात थी। इस सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया गया। बायोफ्यूल अलायंस का ऐलान किया गया
कि दुनिया जो है ग्रीन हाइड्रोजन पर आगे चलेगी और इसको ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बायोफ्यूल ज़रूरी है और धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल को हटाना होगा। इस पर तेज़ी से काम किया जाना चाहिए। ब्राज़ील में बहुत पहले से ही ग्रीन हाइड्रोजन चल रही है और भारत ने भी 10% एथेनॉल का प्रयोग करना शुरू कर दिया है और तेज़ी से ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। और भारत ने इसमें यह भी दर्शाया कि जो भी आजकल कार्बन उत्सर्जन हो रहा है या जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है, जिससे गर्मी बढ़ रही है और जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं और जिससे तरह तरह की आपदाएं आ रही हैं, इसके लिए ज़्यादातर विकसित देश ही जिम्मेदार हैं। और विकसित देशों को विशेष रूप से अफ्रीका के देशों को उनको क्लाइमेट चेंज के लिए और उनको धन देना होगा, पैसा देना होगा, पूंजी देनी होगी। पहले ही इस बारे में एक निर्णय लिया जा चुका है। $100 बिलियन इस पे उन देशों को दिया जाएगा जो कि अभी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, विकासशील देश हैं। इन चीज़ों पर अभी ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। इसके अलावा भारत ने दूसरे ही क्षण, जैसे पहला छक्का उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल करके पहला छक्का भारत ने जड़ दिया था, उसके बाद दूसरा छक्का भारत ने तब लगाया जब चीन के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव BRI को उन्होंने जो सिल्क रूट है उसको एक नया आयाम दिया। भारत मध्य पूर्व और यूरोप के कॉरिडोर या गलियारे के बारे में एक संरचना रखी गई। इस संरचना पर 8 देशों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत और UAE, सऊदी अरब और इटली, फ्रांस और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन तथा अमेरिका के भी हस्ताक्षर हैं। और इसके बारे में ये कहा गया कि भारत का जो व्यापार यूरोपियन कंट्रीज से होता था या अरब देशों से होता था या जो अफ्रीका से होता था, इजिप्ट से होता था, वो इसी रास्ते से ज़्यादा होता था। इस संबंध में डालरम पाइल की एक किताब जो 2024 में अंतिम रूप से छप करके आएगी, उसमें लिखा हुआ है, उस किताब का नाम है गोल्डन रोड। और ये कहा गया है कि भारत की मुजरिस जो कि केरल में है, वहाँ पर खुदाई करने के बाद दुनिया के सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के या सबसे ज़्यादा रोमन एम्पायर के सिक्के पाए गए हैं और इटली के बाद दूसरे नंबर पर यह ऐसा स्थान है। इसी प्रकार से मिस्र में बुद्ध की एक मूर्ति और इसके अलावा बलराम और कृष्ण जैसी मूर्तियाँ वहाँ पाई गई हैं। और वहाँ पर बेरेंकी एक जगह है जहाँ पर पपायर्स, जो कि एक पौधा है जो कि नील नदी के डेल्टा में होता है, ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और 11वीं शताब्दी तक इस पर लिखा जाता रहा है, इस पौधे पर लिखा जाता रहा है, इस पौधे का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता रहा है। और अभी एक जो पपायर वहाँ पे मिला है उसको वियना के म्यूज़ियम में रखा गया है और उसमें उससे देखा गया है कि जो आजकल हम लोग समुद्री व्यापार करते हैं, कहा जाता है कि पूरे वर्ष भर में रोमन साम्राज्य से लगभग 200 जहाज़ भारत आते थे व्यापार करने के लिए। भारत उनको बहुत सारी चीज़ें निर्यात करता था, लेकिन क्योंकि वहाँ की जो रोमन की महिलाएं थीं, रोम साम्राज्य की, वो चाहती थीं कि हमारे जो शरीर है उसमें सिल्क का कपड़ा हो और उसमें ढेर सारे जेवरात और हीरे जवाहरात लगे हों, इसका वो प्रयोग करती थीं। और इसीलिए भारत जेम स्टोन या इसका जो है तेज़ी से आयात कर रहा था और भारत वहाँ से वाइन का भी, शराब का भी आयात करता था। लेकिन भारत यहाँ से जेम स्टोन और इसके अलावा मसाले, इसके अलावा अनाज, इसके अन्य चीज़ों का व्यापार करता था। तो पूरा व्यापार भारत के पक्ष में था और भारत में इसीलिए ढेर सारे सोने के सिक्के और सोने बह करके उस समय रोमन साम्राज्य से आए थे, जिसकी मिसाल हमें मिस्र में मिलती है, जो कि रोमन साम्राज्य के सिक्कों को देखा गया। इस प्रकार से यह व्यापार कहीं ज़्यादा जो सिल्क रूट है उससे ज़्यादा प्रभावी था और इसीलिए इसको, इस नए रूट को एक नया रंग दिया गया और इसको चीन के सिल्क रूट का विकल्प भी माना गया, क्योंकि चीन का जो सिल्क रूट है
उस पर 2013 से काम चल रहा है, लेकिन चीन सभी देशों को ज़्यादातर ऋण दे करके उसमें फंसा देता है और वो रास्ता जो भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से हो करके जाता है उसमें ज़्यादातर वो रास्ता वोलाटाइल है, बहुत से संघर्ष उसमें होते हैं, वहाँ की राजनीतिक अर्थव्यवस्थाएं जो है वो चरमरा रही हैं, वहाँ पर अस्थिरता है। इस प्रकार से उस रास्ते को चुना जाना अपेक्षाकृत इस रास्ते को चुना ज़्यादा ठीक होगा और ये बम्बई से शुरू होकर के जर्मनी तक जाएगा और बम्बई से शुरू होकर के यूएई जाएगा और फिर सऊदी अरब और जॉर्डन और इजराइल होते हुए ये फिर बंदरगाहों से होते हुए यहाँ पे अरब देशों में मिडिल ईस्ट में इसके लिए रेलों का संजाल बनेगा और उसके बाद ये यूरोप में प्रवेश करेगा और जर्मनी तक जाएगा। जर्मनी तक अभी जो सामान 36 दिनों में पहुंचता है वो मात्र 22 दिनों में ही पहुंचेगा। इस प्रकार से 40% धन की और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट की कमी हो जाएगी और इस क्षेत्र के सभी, चाहे यूरोपीय देश हों और चाहे मिडिल ईस्ट हो और चाहे इंडिया हो और चाहे अफ्रीका हो, इनको सभी को इससे लाभान्वित होंगी क्योंकि भारत का व्यापार पहले से रेड सी से चल रहा था। तो इस प्रकार भारत ने दूसरा मास्टर स्ट्रोक चला है जो कि बहुत ही दुनिया को एक दूरदर्शी राजनीतिक और कूटनीतिक के रूप में करके दिखाया है। इसके अलावा भारत ने बायोफ्यूल का भी इसमें प्रयोग किया है कि आगामी जो भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसको इस पर काम करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त भारत ने जो सतत विकास लक्ष्य हैं, चाहे स्त्री और पुरुष के बीच में जो जेंडर गैप है उसको एड्रेस किया गया है और कोविड-19 के बाद जो बड़ी महामारी फैली है उन सभी महामारियों में ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम को बनाने के लिए कहा गया है कि जिससे लोग उसमें नवोन्मेष कर सकें और ऐसी जो उसमें खोजें हों, ऐसी जो उसमें जो भी चीज़ें इस तरह की महामारियों के लिए बने, वैक्सीन्स बने, उनका पूरी दुनिया में उपयोग होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ भारत ने उन क्षेत्रों को भी लगभग 112 बिंदुओं पर बात की गई है और सभी आम सहमत से पारित हुए हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि कृत्रिम मेधा है उसका तेज़ी से विस्तार हो रहा है और उसका विस्तार आर्थिक क्षेत्र में भी हो रहा है और हेल्थ केयर के क्षेत्र में हो रहा है। इसके प्रयोग को सभी देशों के लिए इसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए और इसके अतिरिक्त जो अन्य टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अभी सभी देशों को ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। भारत ने इसके अलावा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चूँकि पूरी दुनिया इस समय डिजिटल होती चली जा रही है और इसलिए सारे देश में इसलिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा और इससे जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उन पर भी नज़र रखनी होगी। इस प्रकार भारत ने इन सभी बिंदुओं को एड्रेस किया है और अंत में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय संस्कृति और श्री अन्न का भी वहाँ पे दिखाया। नालंदा विश्वविद्यालय को भी वहाँ पे दिखाया गया था और ये भी कहा गया कि ये मिलेट ईयर है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर है और भारत मिलेट को ज़्यादा पैदा करता है और पूरी दुनिया में लगभग आधे मिलेट का भारत पैदा करता है और इसको पूरी दुनिया में भेजा जाएगा जिससे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। और इसमें इन सभी बातों को देखते हुए कहा जा सकता है नालंदा विश्वविद्यालय का भी उसमें एक स्वरूप रखा गया था। इन सभी चीज़ों को देख करके स्पष्ट होता है कि भारत तेज़ी से पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था पर छा गया है। क्योंकि G7 केवल विकसित देशों की बात करता था और ब्रिक्स केवल विकासशील देशों की बात करता था, लेकिन अब ये ऐसा फोरम है जिसमें 97 देश हैं और जिसमें 88% दुनिया की GDP है, 70% जनसंख्या है, 80% व्यापार है। इस प्रकार से ये अब छा जाएगा और इसके बाद जो अगला शिखर सम्मेलन होना है वो ब्राज़ील में होना है और ब्राज़ील ने पहले ही कह दिया है कि अगर दुनिया में 7 अरब लोग बिना खाना खाए हुए सोते हैं और वो अगर भुखमरी का शिकार हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव उनका ये रहेगा कि दुनिया में भुखमरी को ख़त्म किया जाए। भारत ने भी भुखमरी को और मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट किया है। तो इन सभी महान उपलब्धियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाला समय G20 के देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और एक गरीब देशों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा और भारत की उन्नति के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो इसमें गरीब देश हैं उनकी भी आवाज़ सुनी जाएगी और जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं
और कार्बन इमिशन के बारे में जो बात की गई है, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत विकास, भुखमरी, इन सभी बातों पर भारत ने आम सहमति बनाई है और विशेष रूप से 3 बड़े मुद्दों को अपना करके इसमें एक नई चीज़ डाल दी है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने इसका समापन करते हुए कहा था कि सर्वस्तु अस्ति विश्वस्य, यानी पूरे विश्व का कल्याण हो, इसी के साथ उन्होंने समापन किया था। तो हम ये समझ सकते हैं कि भारत ने अपनी धमक और धमाल और धाक को यहाँ पर दिखा दिया है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में G21 एक ऐसा सम्मेलन बनेगा जिससे पूरी दुनिया में विकास की नई धारा बहेगी, शांति की नई धारा बहेगी। धन्यवाद।